गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 10th स्टैंडर्ड का फोर्थ लेसन स्टार्ट करने वाले हम लोग। लेसन का नाम है पर्यावरण व्यवस्थापन। ठीक है, पर्यावरणीय व्यवस्थापन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है परिसंस्थान। परिसंस्थान में क्या बताया यहाँ पे? परिसंस्थान के अंदर जैविक और अजैविक घटक, उसी प्रकार उनमें परस्पर पाई जाने वाली अंतरक्रिया, ये सभी मिलकर परिसंस्थान का निर्माण होता है। ठीक है, ये तुम लोग को 6th स्टैंडर्ड में भी हो चुका है, 7th में भी हो चुका है, 9th में भी हुआ है, 8th में भी हुआ, वही वापस अभी 10th में आया। ठीक है, ये डायग्राम भी देख के तुमको समझ गया रहेगा। सो ये 9th स्टैंडर्ड में भी था और 8th स्टैंडर्ड में भी सेम टू सेम डायग्राम था। ठीक है, भोजन जाल जिसे कहा जाता है। तो भोजन जाल के अंदर सबसे पहले क्या है? उत्पादक, फिर उत्पादक जो रहते हैं वो खाते हैं उसको। ठीक है, जिसे कहते हैं, जो शाकाहारी प्राणी कहते हैं, फिर मांसाहारी प्राणी, फिर भक्षक, सर्वोच्च भक्षक, फिर बाद में डिकम्पोजर विघटक आता है, और विघटक होने के बाद वापस वैसे ही वो चलता रहता है। तो वही यहाँ पे दिया है, जैविक और अजैविक घटक, उसी प्रकार उनमें परस्पर पाई जाने वाली अंतरक्रिया, ये सभी मिलकर परिसंस्थान का निर्माण होता है। परिसंस्थान में प्रत्येक घटकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर एक भी इसके अंदर से अगर घटक निकल गए तो ये भोजन जाल निर्मित नहीं होएगा। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर सब डिपेंड रहते हैं। भोजन निर्माण करने वाली वनस्पतियाँ उपयुक्त होती है। उनके खाने वाले हिरन, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊँट, घोड़े, ऐसे शाकाहारी प्राणी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, भोजन निर्माण करने वाले वनस्पति वो भी क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं, और उसको जो खाने वाले शाकाहारी प्राणी रहते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन शाकाहारी प्राणियों की संख्या में अनुपात से ज़्यादा वृद्धि न होने देने वाले बाघ, सिंह, इनके जैसे हिंसा मतलब खतरनाक प्राणी भी इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो मतलब ये शाकाहारी प्राणी है वो अनुपात में ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, तो इसलिए दूसरे जो मांसाहारी प्राणी है वो भी रहते हैं, वो भी महत्वपूर्ण बताए गए हैं। प्रकृति में पाए जाने वाली इल्लिया, अस्वच्छ स्थानों पर पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव, दीमक, गोबर के कीड़े, क्या इनका भी वास्तव में उपयोग है? तो हाँ है। क्या है? इस प्रकार का प्रश्न आपको कभी भी पढ़ा होगा। फिर भी यह सजीव गंदे होने के बावजूद अधिक महत्वपूर्ण है। ये मुख्य रूप से प्रकृति की साफ सफाई करते हैं। ठीक है, क्या बताया? जो गंदा होता है वो बहुत मतलब अच्छा रहता है। जैसे कि हमारे घर में जो कचरा लेने आते हैं, ठीक है, तो वो भी सफाई वाले रहते हैं। हमारे घर के जो कचरा लेके जाते हैं उससे ये जो रहते हैं ये भी हमारे पृथ्वी के जो कचरा रहते हैं उसको साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है, जो सजीव जो गंदे बताए गए वो भी साफ़ सफाई करते हैं। अर्थात अपने आसपास पाए जाने वाले इन घटकों के कारण ही अपना अस्तित्व बना हुआ है। तो इन सभी घटकों की उचित देखभाल हमने करना चाहिए। क्या बताया? इनकी वजह से ही हम लोग आज इस धरती पे मौजूद है। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो इनका अस्तित्व नहीं रहेगा तो हम लोग भी बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। फिर आगे क्या बताया? विचार कीजिए। क्या बताया? विचार कीजिए के अंदर पेड़ पर घोंसला बनाने वाले पक्षी पास के तालाब की मछली खाते होंगे, तो क्या ये पक्षी पेड़ तथा तालाब इन दोनों परिसंस्थान का अंग बन सकता है? ठीक है, क्या बताया इसके अंदर? पेड़ पर घोंसला बनाने वाले पक्षी अगर पास के तालाब में जाके मछली खाते हैं तो वो क्या पक्षी पेड़ तथा तालाब इन दोनों परिसंस्थान का अंग बन सकती है? तो हाँ, बन सकती है। ठीक है, क्योंकि मछली दोनों के अंदर बन सकती है, मतलब वो क्या बोलते हैं, अपना खाद्य जाल के अंदर ये आ सकता है। ठीक है, आगे दिया है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। परिसंस्थान के अंदर दिया है, देखो ये तुम लोग को पूर्ण करना है। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। अजैविक घटक, तो फिर जैविक घटक, भौतिक घटक, रासायनिक घटक रहेगा। फिर यहाँ पे रासायनिक घटक के अंदर तुम्हारा रासायनिक घटक के सब एग्जाम्पल आएगा। फिर रासायनिक घटक दो के अंदर डिवाइड होता है, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन। यहाँ पे तुम्हारा कार्बनिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ ये सब रहेगा। फिर यहाँ पे जैविक घटक के अंदर स्वयंपोषी, परपोषी। ठीक है, स्वयंपोषी उत्पादक रहेगा, परपोषी प्राणी, विघटक रहेगा। फिर उत्पाद का एग्जाम्पल, प्राणी का एग्जाम्पल, विघटक का एग्जाम्पल। फिर तुम्हारा प्राणी के अंदर प्रथम भक्षक, द्वितीय भक्षक और फिर तृतीय भक्षक। ठीक है, ये सब तुम लोग को 9th स्टैंडर्ड में भी हो चुका है, तो ये तुम लोग को एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान से पढ़ना। जैविक घटक, अजैविक घटक, परिसंस्थान का डायग्राम। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में अगर देखना है तो 9th स्टैंडर्ड में पूरा लास्ट में दिया है, 6th लेसन के लास्ट में। आगे क्या दिया है? दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती थी। वहाँ धान की फसलों पर भोजन के लिए बड़े पैमाने में कान खजूरे आते हैं। उसी प्रकार वहाँ के खेत के कीचड़ में कन खजूरों का भक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए मेढक की संख्या भी काफ़ी मात्रा में होती है, तथा पसंदीदा खाद्य के रूप में मेढक के भक्षण हेतु सांप भी वहाँ होते हैं। परंतु यदि अचानक वहाँ के मेढक की संख्या में कमी आई तो
ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, दक्षिण भारत में विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने में जो धान या खेती की जाती है और उसी धान खेती पे जो भोजन मतलब कान खजूर रहते हैं जो इनको खाते हैं, तो इसलिए उसको खाने के लिए वहाँ पे दूसरे मेढक भी बहुत पाए जाते हैं और मेढक को खाने के लिए सांप भी बहुत होते हैं। लेकिन अगर दिया है अचानक अगर मेढक की संख्या कमी हो गई तो फिर वहाँ पे क्या होएगा, तुम्हारा मेढक की अगर संख्या वहाँ पे कम हो गई तो वहाँ पे जो दूसरा कान खजूर है वहाँ पे उसकी संख्या बढ़ जाएगी और बढ़ने के कारण क्या हो सकता है, फसलें बर्बाद हो सकता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, धान की फसलों का क्या परिणाम होगा, तो बहुत बुरा परिणाम होगा। पूरा धान की फसल जो रहेगी वो सब कान खजूरे खा सकते हैं। फिर किसी भक्षक की संख्या में वृद्धि होगी तथा किस भक्षक की संख्या में कमी होगी, तो सांप की क्या बोलते हैं, सांप की भक्षक जो रहेगी उसके अंदर भी कम हो जाएगी वृद्धि, और जो क्या बोलते हैं कान खजूरे उसकी भक्षक की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, सांप की कमी हो जाएगी और कान खजूरे की ज़्यादा हो जाएगी। एकत्रित रूप से वहाँ के परिसंस्थान पर क्या परिणाम होगा, तो वहाँ पे परिसंस्थान जो रहेगा वो धीरे धीरे क्षीण होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेढक धीरे धीरे कम होते जाएगा तो सांप भी धीरे धीरे उसको खाने के लिए उसको मिलेगा नहीं, तो वहाँ से सांप भी चले जाएगी। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे क्या बच जाएगा, तुम्हारा कान खजूरा ज़्यादा बच जाएगा। और फिर वहाँ के सब धान अगर खेती करना भी बंद कर दिए तो वो धान खजूरा भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो परिसंस्थान है धीरे धीरे पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया, पर्यावरण का तात्पर्य, इसका क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया, आंसर दिया गया है। क्या दिया है, पर्यावरण तथा परिसंस्थान के संबंध। क्या दिया है, पर्यावरण यह एक अत्यंत व्यापक संज्ञा है। सजीव पर किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक तथा जैविक घटक, इन सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है। क्या बताया यहाँ पे, पर्यावरण किस किस से मिलकर बनता है, तो पर्यावरण यह अत्यंत व्यापक संज्ञा है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या किसी किससे बनता है, सजीव पर किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक तथा जैविक घटक। ठीक है, जो सजीव के ऊपर जो इम्पोर्टेंट रहता है कारणवश का परिणाम करता है, कौन कौन सा, भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक, ये सब मिलकर पर्यावरण बनते हैं। संक्षिप्त में पर्यावरण अर्थात आसपास की परिस्थिति, उनमें पाए जाने वाले अनेक सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों का समावेश होता है। ठीक है, क्या होता है, पर्यावरण में जो ये रहते, क्या बोलते हैं, पर्यावरण में कौन कौन लोग रहते हैं, तो आसपास की परिस्थिति जैसे रहती है, फिर उनके अंदर सजीव, निर्जीव और प्राकृतिक एवं मानव निर्मित के जो घटक सब रहते हैं वो सब मिलकर पर्यावरण निर्मित होती है। पर्यावरण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक अर्थात प्राकृतिक और एक होता है नैसर्गिक। ठीक है, प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण तथा दूसरा जो रहता है वो मानव निर्मित पर्यावरण रहता है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण भी कह सकते हो या नैसर्गिक पर्यावरण भी कह सकते हो। ठीक है, जो नेचुरल रहता है, नेचुरली मिलता है, और एक रहता है मानवीय निर्मित पर्यावरण। ठीक है, फिर आगे उसको डिफाइन किया, बताया आगे। प्राकृतिक पर्यावरण में हवा, वातावरण, जल, धूप, सजीव आदि का समावेश होता है। इनमें से जैविक तथा अजैविक घटक के सतत अंतरक्रियाएं घटित होता है, उनके परस्पर संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्या बताया इसके अंदर, पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण में हवा, वातावरण या जल, भूमि, सजीव आदि ये सब समावेश होता है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्राकृतिक समय मिलता है वो, और इनमें जैविक तथा अजैविक घटक जो है वो उसके अंदर अंतक्रिया हमेशा होती रहती है। ठीक है, रिएक्शन होता रहता है, उनके परस्पर संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण का भी प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, मानव निर्मित जो पर्यावरण है उसका जो प्रभाव रहता है वो प्राकृतिक पर्यावरण के भी ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है। मूलभूत पर्यावरण में दो मुख्य घटक का समावेश होता है। ठीक है, क्या होता है, पर्यावरण के अंदर दो मुख्य घटक बताया, एक जैविक और एक अजैविक घटक। ठीक है, दो घटक जो ये पर्यावरण के अंदर इंपॉर्टेंट बताया गया है। क्या दिया इसके अंदर, इनके अंदर आंतरिक संबंधों को अध्ययन करने वाले विज्ञान की परिस्थिति इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो पढ़ाई करने का जो चीज़ दिया गया उसको इकोलॉजी नाम दिया गया। जैसे कि ये बायोलॉजी है, ठीक है, तो सही इकोलॉजी उसके अंदर जो अध्ययन करते हैं विज्ञान का उसको इकोलॉजी नाम दिया गया। परिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए जिस मूलभूत कार्यतम इकाई का उपयोग करते हैं उसे ही परिसंस्थान कहते हैं। क्या होता है, इसको परिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसको ही परिसंस्थान कहते हैं। पर्यावरण में अनेक परिसंस्थाओं के समावेश होता है। ठीक है, पर्यावरण में अलग अलग परिसंस्थाओं का समावेश होता है। कुछ परिसंस्थाओं का अध्ययन पिछली कक्षा में किया है। विचार किया जाए तो पानी का एक छोटा सा गड्ढा भी एक परिसंस्थान है। ठीक है, क्या होता है, पानी का एक छोटा सा गड्ढा उसके अंदर भी परिसंस्थान उसको कहा जाएगा। हमारे पृथ्वी सबसे बड़ी परिसंस्थान है। संक्षिप्त में किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में भौगोलिक
क्षेत्र में व्याप्त प्रदेश के जैविक तथा अजैविक घटक, इसी भी प्रकार उनमें जाने वाले अंतःक्रिया, ये सभी एकत्रित होकर परिसंस्थान बनते हैं। क्या बताया इसके अंदर, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, या जगह कुछ भी अगर एक ले लोगे, जैसे कि पानी का यहाँ पे गड्ढा बोला या पूरा पृथ्वी बोला है, तो कोई भी एक क्षेत्र लोगे, उसके अंदर जैविक या अजैविक घटक होते रहते हैं, उसके अंदर मतलब अंतःक्रिया होती रहती है, उसको ही एक परिसंस्थान, उसको एकत्रित करके कहा जाएगा कि वो परिसंस्थान बन गया है। इसे हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। फिर आगे क्या दिया है, पर्यावरण में जल चक्र, विविध गैसीय चक्र जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ऐसे अनेक प्राकृतिक चक्र नियमित रूप से शुरू रहने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तुम लोग को 9th स्टैंडर्ड में है जल चक्र, विविध गैसीय चक्र जैसे कि कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, वो तुम लोग को 9th स्टैंडर्ड में था। ठीक है, तो वही बताया यहाँ पे, ये सब चक्र जो रहता है पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए रहता है। परिसंस्थान में विभिन्न भोजक शुक्राणु के कारण भी पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। ठीक है, अभी ये सब क्या हुआ, गैसीय के ऊपर हुआ, गैस से जो जैसे रहता है सब मतलब पर्यावरण संतुलन रहता है, उसी प्रकार जो भोजन श्रृंखला है उसके कारण भी पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया, प्रकृति के अस्तित्व के बिना मानव का अस्तित्व असंभव सी बात है। क्या होता है, प्राकृतिक अस्तित्व अगर नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है कि मानव भी उसके अंदर निर्मित नहीं रहेगा। जैसे कि प्रकृति, अगर ये वर्ल्ड ही नहीं रहा तो मानव कैसे जीवित रहेगा। ठीक है, या पेड़ पौधे नहीं रहे तो मानव कैसे रहेगा। तो प्राकृतिक अस्तित्व के बिना मानव का भी अस्तित्व असंभव ही है। इसके लिए प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन न बिगाड़े, इसे उसका संवर्धन करना या मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। ठीक है, तो इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना सबसे पहला कर्तव्य बताया गया है। ऐसे कहा जाता है कि अपने पूर्वजों की ओर से पृथ्वी हमें विरासत इस अधिकार के रूप में न मिलकर हमें अगली पीढ़ी की ओर कर्ज के रूप में प्राप्त हुई, इसलिए अपने लिए आने वाली पीढ़ी के लिए इसमें संभाल कर रखना है, यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या बताया इसके अंदर, अपने पूर्वजों की ओर से हमें विरासत में ये मिला है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम अपने अगली पीढ़ी को इसको कैसे अच्छे से देंगे। ठीक है, ये पूरे मतलब निसर्ग प्रकृति को कैसे हम लोग देंगे, वो ध्यान में रख के हमें इसको संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, फिर आगे दिया पर्यावरण संवर्धन। ठीक है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, कैसे एनवायरनमेंट को बचा के रखा जाए वो बताया इसके अंदर। पर्यावरण में विद्यमान कुछ प्राकृतिक घटक तथा कुछ मानव निर्मित दूषित घटक जब पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं तो पर्यावरण में समाविष्ट उनके घटकों में असंतुलन का निर्माण होता है, अर्थात उसका असर परिणाम उन घटकों के मुख्य जैविक घटक के अस्तित्व पर होता है। क्या बताया इसके अंदर, पर्यावरण में विद्यमान कुछ प्राकृतिक घटक जो रहते हैं वो मानव निर्मित से बनते हैं और बहुत दूषित घटक रहते हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं, और ये पर्यावरण के अंदर घुसने के बाद ये असंतुलता निर्माण करता है। ठीक है, जो संतुलित नहीं हो पाता है पर्यावरण, और इसका जो घटक मुख्यतः जैविक घटक के ऊपर बहुत बुरा परिणाम पड़ता है। इससे यह ध्यान में आता है कि पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक, प्राकृतिक घटक तथा मानव निर्मित घटक है। क्या बताया इसके अंदर, इससे पता चलता है कि जो प्रभाव डालने वाले पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले जो दो घटक है वो मेनली प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक ही है। फिर आगे क्या दिया, पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले घटक जैसे प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक घटक जैसे भूकंप, बाढ़, ये सब आता है। तो जैसे मानव निर्मित घटक जंगल तोड़ना, बिल्डिंग बनाना, पानी में क्या बोलते हैं गंदा पानी छोड़ना, गैस प्रदूषित करना। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पर्यावरण का प्रभाव डालने वाले घटक है। क्या ध्यान है, पृथ्वी प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ है परंतु किसी का भी लालच पूर्ण करने में नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी ने ऐसे लिखा था, पृथ्वी सबका आवश्यकता पूर्ण करने में, लेकिन सबके लालच पूर्ण करने के लिए पृथ्वी नहीं बना है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, आज पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम होकर उनके अनेक पर्यावरण समस्याएं निर्मित हुई है। पर्यावरण और प्रदूषण उनमें से एक प्रमुख समस्या है। सामान्य रूप से किसी भी वस्तु का अथवा पदार्थों का दूषितकरण अर्थात उसके प्रदूषण है। क्या बताया इसके अंदर, प्राकृतिक या मानव निर्मित घटक जो दुष्परिणाम होता है पर्यावरण के ऊपर और समस्याएं निर्माण करता है, तो उसके अंदर बताया पर्यावरण प्रदूषण इनमें ये प्रमुख कार्य है। और प्रदूषण जो है वो क्या किससे होता है, किसी चीज़ को भी दूषित करना। ठीक है, दूषीकरण करना, उसको ही प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण अर्थात प्राकृतिक घटना अथवा तथा मानव की क्रियाकल्पों द्वारा आसपास के पर्यावरण पर होने वाले अनावश्यक तथा अस्वीकार्य बदलाव। क्या होता है, पर्यावरणीय
प्रदूषण मतलब क्या, प्राकृतिक घटना या मानव से तैयार किया हुआ कोई भी जो मतलब अनावश्यक, जो नहीं चाहिए रहता है और जो नहीं स्वीकारा जाए ऐसा बदलाव लाते हैं, उसको पर्यावरण को प्रदूषण कहा जाता है। अर्थात हवा, पानी, जमीन आदि भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणधर्म में उसकी प्रकार से मानव और अन्य सजीव के लिए घातक ऐसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन का घटित होना। क्या बताया इसके अंदर, जैसे कि गैस या रासायनिक या भौतिक या जैविक गुणधर्म में या मानव के अंदर कुछ भी अगर बदलाव आया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्ट कुछ भी अगर परिवर्तन घटित हुआ तो वो बहुत हानिकारक हो सकता है। मानवीय जनसंख्या का विस्फोट, तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकरण, प्राकृतिक संशोधन का अंधाधुंध उपयोग, जंगल कटाई, अनियोजित शहरीकरण आदि कारणों से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। क्या आता है इसके अंदर, मानवीय जनसंख्या का विस्फोट मतलब जो मानव का संख्या बढ़ रही है, फिर औद्योगिकरण का, कंपनी सारी इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर प्राकृतिक संसाधन का अंधाधुंध उपयोग होते जा रहा है, जैसे कि खनन बिनन करते करते अंदर खोखला कर देते पूरा ज़मीन को, ठीक है, जंगल की कटाई कर रहे हैं, अनियमित शहरीकरण कर रहे हैं, सब ये पर्यावरण प्रदूषण इससे ही हो रहा है। ठीक है, नीचे देखो डायग्राम दिया है, इससे समझ रहा है। क्या बताया इसके अंदर, प्रदूषण यह अत्यंत व्यापक संकल्पना है। हमें हवा, पानी, ध्वनि, रेडियोधर्मी, भूमि, ऊष्मीय प्रकाश, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विविध प्रकार के प्रदूषण के सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये तो पता है तुम लोग को, अभी आज के टाइम में ये सब आम बात हो गए। हवा, पानी, ध्वनि, रेडियोधर्मी या ऊष्मीय प्रकाश, प्लास्टिक जो है, ये सब के प्रदूषण को सहन करना, ये सब आम बात हो गया अब आजकल के। ठीक है, ये सबको धीरे धीरे कम करना चाहिए, तो आगे जाके बहुत हानिकारक हो सकता है। इन सभी का विपरीत परिणाम यह सभी सजीवों तथा उनके अस्तित्व पर होता है और इसी से आज पर्यावरण के संवर्धन की आवश्यकता निर्माण हुई है। ठीक है, इसका विपरीत परिणाम सजीवों के ऊपर होता है। ठीक है, सजीव या निर्जीव ले लो, उसके ऊपर बहुत पूरा परिणाम पड़ता है, इसलिए आज मतलब उसका रक्षा करना, पर्यावरण को रक्षा करना ये आवश्यक हो गए हैं। ठीक है, अगर अभी भी नहीं करोगे तो ये बाद में बहुत बुरा परिणाम होएगा। दिल्ली में घना कोहरा तथा प्रदूषण एक ज्वलंत समस्या है। ठीक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये सब। अब यहाँ पे तुम लोग को ये तालिका पूर्ण करना है। ठीक है, कैंसल है तो ये एक बार बता देता हूँ। घटक, हवा प्रदूषण में वायसी घटक, ठोस रूपी घटक है। फिर जल प्रदूषण में तुम्हारा जो जलीय प्रदूषण होता है, ठीक है, उसके घटक जो रहते हैं वो। फिर भू प्रदूषण मतलब ज़मीन में जो प्रदूषण रहता है उसके घटक। फिर स्रोत किससे ये हो सकता है, परिणाम क्या उसका बुरा परिणाम हो सकता है, और उपाय योजना, ठीक है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे क्या आप जानते हो, क्या बताया इसके अंदर, रेडियोधर्मी प्रदूषण यह प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मानव निर्मित या प्राकृतिक, दोनों प्रकार से हो सकता है। रेडियोधर्मी विकिरणों के कारण बाहर निकलने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें, इंफ्रारेड किरणें या प्राकृतिक रेडियोधर्मी प्रदूषक है, तथा एक्सरे अणुभट्टी में से निकलने वाले विकिरणें यह मानव निर्मित रेडियोधर्मी है। क्या होता है इसके अंदर, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट किरणें जो है या इंफ्रारेड जो किरणें या रेडियोधर्मी जो प्रदूषक है, ठीक है, ये सब जो रहता है ये प्राकृतिक से निकलने वाली रेडियोधर्मी प्रदूषण है। और जो एक्सरेस रहता है, ठीक है, एक्सरे जो करते हैं वो या अणुभट्टी से निकलने वाली जो ये है किरणें हैं, विकिरणें, वो मानव निर्मित रेडियोधर्मी प्रदूषक है। ठीक है, विश्व में अब तक चेरनोबिल, बिर्स्कॉल और 3 माइल आइलैंड्स इस प्रकार की सबसे बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। इन घटनाओं के कारण हजारों व्यक्ति दीर्घ समस्या तक प्रभावित हुए और रेडियोधर्मी प्रदूषण के परिणाम निम्न प्रकार से क्या क्या है, देखो एक्सरे का यहाँ पे बताया। एक्सरे के अतिनील किरणों के कारण क्या दिया है, कैंसर लग्न अल्सर का निर्माण होता है। ठीक है, अल्सर मतलब जो गांठें बेटे हो जाती है वो सब का कैंसर जैसा कैंसर हो सकता है। शरीर के ऊतक का नाश भी हो सकता है। ठीक है, छोटे छोटे जो ऊतक रहते हैं जिस कोशिका से बन के ऊतक बनते हैं उसका नाश हो सकता है। जनुकीय में परिवर्तन हो सकता है। दृष्टि पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब रेडियोधर्मी के दुष्परिणाम है। फिर आगे क्या दिया है, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया, पर्यावरण संवर्धन में संबंधित नियम सामान्य लोगों की
जानकारी में नहीं होता। क्या होता है, पर्यावरण संवर्धन से संबंधित नियम जो सामान्य लोगों के अंदर जानकारी इसके बारे में नहीं होता। पर्यावरण संवर्धन के लिए लोगों को अधिक मात्रा में सहयोग अपेक्षित है। ठीक है, पर्यावरण को कैसे मतलब संभाला जाए, इसके लिए उसको सहयोग करना या उसको बताना, ये इम्पोर्टेंट बात है। यदि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन यह एक प्रभावी आंदोलन हुआ तो पर्यावरण समस्या का हल निकाल जा सकता है। ठीक है, अगर इसके लिए जैसे कि दूसरे चीज़ों के लिए आंदोलन निकालते, अगर पर्यावरण को बचाने के लिए भी अगर आंदोलन निकाला जाए तो ये समस्या वहाँ पे जल्दी हल हो सकता है। इसके लिए बाल्यावस्था से ही बच्चों को पर्यावरण के विषय में जानकारी, अपनापन, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि नैतिक मूल्यों पर जोर देना चाहिए। तभी आने वाली कल की पीढ़ी पर्यावरण का रक्षण एवं संवर्धन करने वाली होगी। अर्थात ये सब साध्य करने के लिए शिक्षा के माध्यम से जन जागृति होना आवश्यक है। क्या बताया इसके अंदर, जो छोटे बच्चे लोग रहते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था में ही जो छोटे रहते हैं, उनको ही पहले बचपन से ही सब बताना चाहिए कि ये सब विषय में जानकारी देना चाहिए। सो ये सब से बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसको कैसे कैसे सकारात्मक या अपनापन मतलब अच्छे से सबको लेना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो पर्यावरण है उसको अच्छे से रखना चाहिए, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये आगे पहुंच सकता है। और ये जो क्या कहते हैं बुक के लिए मतलब जो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से उसके अंदर से भी ये समझाना आवश्यक है। इसलिए तुम लोग के बुक में ये लास्ट के जो चैप्टर्स रहते हैं, ठीक है, वो पर्यावरण के संबंधित रहता है। आज विश्व के सभी विकसशील तथा अविकसित राष्ट्रों ने पर्यावरण के संवर्धन का जवाबदारी को स्वीकार किया है। ठीक है, होता है अविकसित या विकसित जो सब राष्ट्र या देश भी कहा जाएगा या विश्व कहा जाएगा, वो सब ने अभी ये सबको स्वीकारा है, क्योंकि अभी नहीं स्वीकारेंगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। उस दृष्टि से उनका प्रयत्न शुरू है। इन राष्ट्रों ने पर्यावरण संवर्धन के लिए अपनी राजनीति निश्चित किए तथा उसके लिए आवश्यक सभी नियम कानून भी बनाए गए। ठीक है, तो इसलिए उसके बाद धीरे धीरे इसका कानून भी बनाया गया। सो उसको कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, पर्यावरण को अभी तुम लोग ने सुना रहेगा। सो कहाँ पे भी जो तमिलनाडु में मेन अभी घर बनाएंगे तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग घर अपना बनाया तो उसके साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, पानी का बचत हो सकता है। ठीक है, पानी जो रहेगा अच्छे से ज़मीन के अंदर भी जा सकता है या उसको हम लोग आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। फिर कहाँ पे पेड़ लगाने का भी इम्पोर्टेंट दिया है। फिर एनओसी रहता है। ठीक है, पेड़ को काटने से जंगल को काट नहीं सकते। तो ये सब धीरे धीरे अभी इसके ऊपर कानून भी बनाना चालू किया है, क्योंकि अगर ऐसा भी नहीं करेंगे तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। पर्यावरण संवर्धन हमारे सामाजिक जवाबदारी। क्या बताया इसके अंदर, पर्यावरण तथा मानव, इनका संबंध मानव के अस्तित्व के समय से ही है। पृथ्वी पर मनुष्य के कदम उसके निर्माण के बहुत लंबी अवधि के बाद पड़े। क्या बताया इसके अंदर, पर्यावरण तथा मानव, इनका जो संबंध है ये अस्तित्व के समय से ही है। अस्तित्व के समय से मतलब जो स्टार्टिंग था तभी के समय से ही है। पृथ्वी पर मनुष्य का जो कदम है वो निर्माण की बहुत लंबी अवधि के बाद पड़ा है। ठीक है, ये सब तो पता है तुम लोग को, 9वीं 10वीं में पढ़ाई तुम लोग था, सॉरी 9वीं में पढ़े थे। ठीक है, 8वीं में पढ़े थे। सो जैसे कैसे पृथ्वी बना, फिर पृथ्वी मतलब एक बिग बैंग थ्योरी हुआ, पृथ्वी आग का गोला था, फिर फूटा, फिर धीरे धीरे एक जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, एक कोशीय से बहुकोशीय। ठीक है, फिर धीरे धीरे जाके मानव का निर्माण हुआ। तो वही बताया यहाँ पे, मानव का जो पैर है वो बाद कदम है वो बहुत लंबी अवधि के बाद इस पर्यावरण के ऊपर पड़ा। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, इन मूल्य के आधार पर अन्य सजीवों की अपेक्षा अपना स्थान श्रेष्ठ बनाया। ठीक है, मतलब मनुष्य का बुद्धिमान या स्मरण शक्ति या कल्पना जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो उसका जो स्थान है सबसे श्रेष्ठ जगह बन चुका है सजीवों के अंदर। अपने मूल्य के आधार पर उसने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। प्रकृति ने मानव को जो भिन्न प्रकार की स्थापना संपत्ति दी है, इस साधन संपत्ति का भरपूर उपयोग किया गया है। ठीक है, होता है प्रकृति से जो मानव को मिला है भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब साधन जो मिले है, संपत्ति मिले, उसका बहुत उपयोग अभी मानव ने कर चुके हैं। सुखी समृद्ध जीवन जिनके लिए लालच वो प्रकृति से जितना ले जा सकता है उतना लेता ही रहता है तथा स्वयं की प्रगति विकास प्रकृति का प्रक्रिया में प्राकृतिक पर्यावरण का
उदार होने की शुरुआत हुई और इसी पर्यावरण समस्या में वृद्धि होने लगी। क्या बताया इसके अंदर, प्राकृतिक से जो मानव को मिलता है भिन्न भिन्न प्रकार का साधन, ठीक है, या संपत्ति, उसको बराबर मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन लोग जो मानव रहते हैं वो इसका मतलब लालच के लिए इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसका ज़्यादा उपयोग करने से उसके अंदर समस्याएं निर्माण होती है पर्यावरण के अंदर। इससे एक बात हमारे ध्यान में आती है कि अर्थात आज पर्यावरण संतुलन में मानव का भूमिका महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का काम यदि मनुष्य ने किया है तो उसका संरक्षण संवर्धन करने का काम भी वही कर सकता है। हमारे द्वारा ही जाने वाली कृति यह पर्यावरण के लिए घातक होगी। सामान्यतः यह बात साधारण लोग के मालूम ये नहीं होती और अनजाने के कुछ घटक घटती रहती है। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, जो मानव से ही जो हानि हो रहा है, ठीक है, समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वो ठीक करने का काम या संवर्धन करने का, संरक्षण करने का काम भी मानव ही कर सकता है। ठीक है, ये अगर अभी नहीं किया गया तो बाद में इसके ऊपर बहुत कठिनता है। ठीक है, कुछ मतलब जो घटनाएं जो हम लोग ठीक मतलब रोक नहीं सकते, ऐसा हो सकता है। क्या आप जानते हो इसके अंदर क्या बताया, पर्यावरण संवर्धन के विषय में तैयार किए गए कानून। अभी कानून क्या क्या दिए हैं, देखो एक बार क्या दिया है, वन संवर्धन अधिनियम 1980 के अंदर ये नियम बनाए गए थे। क्या क्या था इसके अंदर, इसके द्वारा वन संरक्षण हेतु वनों के लिए आरक्षित की गई जगह अन्य किसी भी कारण के लिए उपयोग न करने की प्रतिबंध लगाया। उदाहरण केंद्र सरकार की अनुमति के खुदमक कार्य बंधकारक है। इस कानून को तोड़ने वाले अपराधी मानकर उस व्यक्ति को 15 दिन कैद की शिक्षा देने का प्रावधान है। क्या होता है इसके अंदर, अगर कोई भी व्यक्ति मतलब वन को अगर बता दिया से ये वन आरक्षित की गई है, ठीक है, मतलब जगह मतलब ब्लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया, सील मतलब एक जगह पे रखा है, तो उसको उसके जगह पे तुम लोग कुछ भी उसको जंगल को या पेड़ पौधे को काट के तुम उसके ऊपर दूसरा काम, खोदने का काम या घर बनाने का काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किया तो उस व्यक्ति को 15 दिन की कैद की सजा दी जाएगी। आगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ये लागू किया गया। इसके अंदर क्या दिया है, प्रदूषण पर नियंत्रण रखना, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति अथवा संस्थान पर कार्रवाई करना इसी अधिनियम के अंतर्गत आता है। इस कानून के अनुसार किसी भी उद्योग का निर्धारित मापदंड की अपेक्षा अधिक प्रदूषक का वातावरण में निष्कासित करने के अधिकार नहीं है। इन नियमों का एवं कानून का उल्लंघन करने पर व्यक्ति का 5 वर्ष तक की कैद अथवा 1 लाख तक आर्थिक रूपे से दंडित करने का प्रावधान पर्यावरण विश्व कानून के प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण का स्थापना 2010 में की गई। क्या बताया इसके अंदर, प्रदूषण के अंदर जो मतलब नियंत्रण, मतलब जो फैक्ट्री रहते हैं या इंडस्ट्रीज रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, गैस जो रहता है उनका ऊपर से निकाल देते हैं, चिमनी विमनी देखा रहेगा तुम लोग ने, या जो उनका जो फैक्ट्री में पानी केमिकल जो रहता है वो तुम पानी के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है, नदी नाले के अंदर छोड़ देते हैं, तो वो लोग के ऊपर भी मतलब लिमिट लगाया रहता है। तुम लोग इतना ही, मतलब जितना बड़ा कंपनी रहता है उसके हिसाब से बनाया रहता है, या उनके इधर जितना क्या बोलते हैं ऑक्सीजन में जितना गंदगी रहता है या ऑक्सीजन जितना अच्छा रहता है, ठीक है, हवा जितना अच्छा रहता है उसके हिसाब से वो उनको बताया रहता है। तो तुम लोग इतना इतना ही लिमिट के अंदर तुम लोग उसके बाहर मतलब अपना जो गैस रहता है वो छोड़ सकते हो या इतना पानी छोड़ सकते हो। अगर उसका लिमिट के हिसाब से क्रॉस कर दिया तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है उनको, 5 साल के लिए जेल या 1 लाख तक रुपए का आर्थिक दंडित कर सकते हैं उनको। फिर वन जीवन संरक्षण के अंदर कानून के अंदर क्या दिया, 1972 के अंदर ये लागू किया गया। धारा 49 के अनुसार दुर्लभ हो रही प्राणियों का व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, जो मतलब जो दुर्लभ प्राणी जो धीरे धीरे कम होते जा रहे प्राणी, ठीक है, बहुत कम ही दिखते हैं, तो उनका व्यापार करना मतलब उनको मार के या उनका कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करके या उसको खरीदना बेचना ये बंद कर दिया है। फिर कलम 49 ब के अनुसार, ठीक है, ये अ था, ये ब के अनुसार वन्य प्राणियों के चमड़े द्वारा एवं अवयव द्वारा निर्मित वस्तुओं का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, अभी उनका जो दुर्लभ प्राणी उनका अगर मतलब चमड़ी से अगर कुछ भी चीज़ जैसे बनाते हैं उसका अगर उपयोग किया गया तो भी ये उनको जेल बिल हो सकता है। फिर कलम 49 के अनुसार क्या दिया है, किसी व्यापारी के पास यदि दुर्लभ वन्य प्राणी का वस्तु का संग्रह किया हो तो उसे तुरंत घोषित करना बंधकारक किया गया। ठीक है, उसको क्या बताया, अगर उसके पास पहले से अगर कुछ है तो उसको फटाक से बताना पड़ता है। ठीक है, वन विभाग को या जो इंपॉर्टेंट वहाँ पे लोग रहते हैं उनको बताना पड़ता है सो ये मेरे पास है, ठीक है, नहीं तो उसको डायरेक्ट जेल हो सकता है क्योंकि उनको लगेगा सो ये अभी अभी बनाया गया है। फिर एक छोटा इंसान की बड़ी बात, ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया, क्या दिया यहाँ पे,
आसाम राज्य के जादव मेलाई पायांग यह कर्तव्य दक्ष मनुष्य है। 1963 के जन्म मोलाई जादव उम्र 16वें वर्ष से ही जंगल कामगार के रूप में काम कर रहा था। ठीक है, जंगल रोपने के काम में स्टार्ट कर दिया था 16 वर्ष का जब ही था। ठीक है, 1963 के अंदर। गांव के पास ही बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के में भयंकर बाढ़ आने से वहाँ की असंख्य सांपों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से भयंकर बाढ़ आने के कारण वहाँ के जो सांपें थी उनके अंदर वो बहुत सारी मृत्यु हो गई। इस पर उपाय योजना के रूप में वहाँ के सामाजिक वनीकरण विभाग ने प्रथम बास के केवल 20 पौधे लगाए। इसकी देखभाल करने के लिए मोलाई वो भी अन्य जंगल मजदूर के साथ था। यह योजना बंद करने के बावजूद भी मोलाई का कार्य अविरत शुरू रहा। ठीक है, फिर क्या किया, बांस का मतलब सांप आने के लिए वहाँ पे बांस का काम चालू किया। ठीक है, उसके अंदर ये मोलाई भी था, लेकिन वो बंद होने के बाद भी मोलाई कार्य करता ही रहा। ठीक है, शुरू रहा। क्या किया उन्होंने, पेड़ लगाना, वो उसकी देखभाल करना, यह कार्य निरंतर रखने के परिणाम यह हुआ कि जिस पर एक भी वृक्ष नहीं था वहाँ उस स्थान पर आज मनुष्य की करीब 1360 एकड़ में जंगल तैयार किया है। ठीक है, समझ लो कितना होता है, 1360 एकड़ में इन्होंने जंगल तैयार किया। धीरे धीरे एक एक पौधा लगाते और उनका देखभाल करते करते 1360 एकड़ में इन्होंने जंगल का निर्माण किया। आज आसाम के जोरा के कोकिलामुख में यह जंगल मोलाई के 30 वर्ष के अथक परिश्रम से निर्माण हुआ है। यह इस अतुलनीय कार्य के लिए उसे भारत सरकार की ओर से पद्मश्री इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज इस जंगल में मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। अनेक लोग मिलकर पूरा जंगल नष्ट करते हैं, परंतु यदि किसी मनुष्य ने अपना मन में ठान लिया तो पूरा जंगल निर्माण कर सकता है। क्या बताया इसके अंदर, इन्होंने इसके लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ठीक है, 30 वर्ष में इन्होंने 1360 एकड़ का जंगल तैयार कर लिया धीरे धीरे। ठीक है, 16 वर्ष से तैयार किया था, मतलब 30 वर्ष में मतलब 46 या 50 के करीब उन्होंने 1360 एकड़ ज़मीन तैयार किया। और क्या बताया लास्ट में, जंगल तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग लगते, लेकिन एक ही मतलब पूरा जंगल बनाने के लिए एक आदमी अगर इंसान ठान ले तो एक जंगल बना सकता है। ठीक है, फिर ये आगे का जो लेसन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।